अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडस्ट्रीज थ्रू डिफरेंट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पहले बताऊंगा मैं आपको। फिर हम इंडस्ट्रीज़ में जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स में एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन है क्या। एनर्जी कंजर्वेशन की सिंपल डेफिनेशन जो है वो है, एनर्जी कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज फॉर द सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली ये है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क है और क्वांटिटी ऑफ वर्क है, आउटपुट जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेम रहे, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, वो हमारी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए लेकिन हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सेम रहे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी दूंगा कि एक हमारे पास जैसे बल्ब है 100 वाट का, और एक हमारे पास 12 वाट की एलईडी है। तो अगर हम एक जगह 100 वाट का बल्ब लगाते हैं और एक जगह 12 वाट की एलईडी लगाते हैं, एलईडी बल्ब लगाते हैं, ठीक है, तो होगा ये कि जब हमारा आउटपुट तो सेम रहेगा, ठीक है ना, और हमारी क्वालिटी भी सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा कि वहाँ 12 वाट यूज़ हो रहे हैं वहाँ, और वहाँ पे 100 वाट यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। ये मैंने आपको कुछ छोटी एग्जांपल दी है। इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जिसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट प्रैक्टिसेस हम यूज़ करते हैं एनर्जी कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में कि किन किन चीज़ में एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करते क्यों हैं। सबसे पहले जो है इसमें है यूज़ लेस एनर्जी। ठीक है ना, हम एनर्जी कम से कम यूज़ करें। ठीक है, हेल्प द एनवायरनमेंट बेसिकली हम ये है कि हम एनर्जीज़ के लिए हम रिन्यूएबल्स एनर्जी यूज़ करें, तो उससे हम जो कार्बन एमिशन वगैरह होती हैं, जो फॉसिल प्लांट्स होते हैं, तो उससे हम बचे जा सकते हैं और हम सेव द मनी। ठीक है, हम और पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एनर्जी को मैनेज करने में इंडस्ट्री में। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली तीन टॉप ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं। सबसे पहले उसमें आती है एनर्जी। एनर्जी में बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, थर्मल भी होती है। सेकंड नंबर पे होती है लेबर कॉस्ट, देन आती है मटेरियल कॉस्ट। तो इन तीनों में से हम जो ज़्यादा ज़्यादा फोकस जो हमारा होता है वो हमारा ये होता है कि हम एनर्जी में किस तरह से हम पैसे कॉस्ट को रिडक्शन करें, मतलब किस तरह से एनर्जी में हम से बचाएं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं, हमने देखा कि कौन कौन सी तीन कॉस्ट होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन इंडस्ट्रीज थ्रू डिफरेंट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास हम इंडस्ट्रीज में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है वो आती है मोटर्स, क्योंकि मोटर्स हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है। कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, स्टील प्लांट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आप मतलब एफएमसीजीज हो, मतलब हर जगह पे हमारी मोटर्स का काम होता ही होता है। सेकंड नंबर पे आती है बॉयलर्स, देन लाइटिंग भी हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है। कंप्रेसर्स, जहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज़ में कंप्रेसर एयर का यूज़ होता है वहाँ कंप्रेसर लगे होते हैं। एयर कंडीशनिंग भी हर इंडस्ट्री की यूजेज है। ठीक है, डीजल जनरेटिंग इंजन्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो हम इन चीज़ों में एनर्जी कंजर्वेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन के तरीके काफ़ी ऐसे होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जिससे हम वो करें तो हमारी एनर्जी कंज़र्व हो सकती है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मोटर्स में हम किस तरह एनर्जी कंज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इंडस्ट्रीज़ की जो बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो टोटल लोड होता है उसका अप्रॉक्सिमेटली 70% लोड मोटर्स का ही होता है। ठीक है, जिस तरह ये मेरे पास एक ग्राफ है, एक डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर एंड अदर्स जो है हमारे जो अदर्स हमारी जो चीज़ें हैं, इनके अलावा जो हैं डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल के अलावा, इसमें हम ब्लू लाइन जो शो कर रही है वो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड देख रहे हैं 20 टेरावाट आवर पर ईयर है, और उसमें मोटर्स की सबसे ज़्यादा है। दूसरी जगह में देख रहे हैं कि मोटर्स की कंजप्शन डोमेस्टिक में कम है, जैसे कमर्शियल में कम है, एग्रीकल्चर में कम है, और अदर दूसरी जगह पे भी कम है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट 70% हमारी जो है वो कंज़प्शन है मोटर्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंज़प्शन। तो हम किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में मोटर्स के थ्रू किस तरीके से हम एनर्जी कंज़र्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी बात आती है बाय एनर्जी एफिशिएंट यूज़, देन आती है मिनिमाइजिंग वोल्टेज अनबैलेंस,
by using adjustable frequency drives, power factor correction, proper motor sizing, rewinding of motors, maintenance program and motor management plan। ठीक है, अब मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है एनर्जी यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स बेसिकली एक जो एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स यूज़ करने से क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स वो होती हैं जिसकी मतलब जो डिज़ाइन बहुत ही इम्प्रूव डिज़ाइन हो, उसमें मटेरियल बहुत ही अच्छा यूज़ किया हो। ठीक है, उसमें कोई टॉलरेंस टाइटर हो बहुत, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं कि डिज़ाइन किस तरह इम्प्रूव होती है, बेटर मटेरियल का है। मोटर की वाइंडिंग का मटेरियल बहुत अच्छा हो। ठीक है, मोटर में जो इंसुलेशन के लिए पेपर यूज़ हो रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ हो रहा हो। ठीक है, इसके अलावा वाइंडिंग हो गई, वो हो गया। इसके अलावा जो स्लीव्स वगैरह हम यूज़ करते हैं मोटर की, वो अच्छी हो। बेरिंग अच्छी बेरिंग जो है अच्छे लगे हुए, अच्छी कंपनी के लगे हुए हों। ठीक है, मोटर में वाइब्रेशंस कम हो बहुत। तो इस तरह क्या होता है कि हमारी जो है मोटर की लाइफ बढ़ी जाती है। ठीक है ना। तो एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है हमारे पास कि हमारे पास दो मोटर्स हमने ली हुई है, एक स्टैंडर्ड मोटर है, एक एनर्जी एफिशिएंट मोटर है। ठीक है ना। तो उसकी आप एनुअल कंजप्शन इन किलोवाट आवर देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड मोटर 870 कंज्यूम कर रही है, और वही सेम रेटिंग की मोटर जो है उसके साथ लगी हुई है, प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो कर रही है कंज्यूम 804.59। तो अच्छा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एनर्जी एफिशिएंट मोटर सिंपली पुट इज अ मोटर दैट गिव यू द सेम आउटपुट स्ट्रेंथ बाय कंज्यूमिंग लेसर अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, वो जो हमारे हमारे स्टैंडर्ड मोटर हमें जो आउटपुट दे रही है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर में हमें सेम आउटपुट देगी, लेकिन क्या होगा कि हमारी यूनिट्स कम कंज्यूम करेगी। और इससे क्या होगा कि हमारी मोटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास आता है, अच्छा ये इसका एक वही है स्टैंडर्ड मोटर एनर्जी एफिशिएंट मोटर का एक ग्राफ है कि एफिशिएंसी आप देख रहे हैं कि लोड जैसे जैसे बढ़ रहा है, एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स जो है वो ये इस ऊपर वाली लाइन से शो कर रही है, और ये ब्लू लाइन जो है ये स्टैंडर्ड मोटर शो कर रही है। अच्छा, देन हमारे पास आता है कि मिनिमाइजिंग द वोल्टेज अनबैलेंस। वोल्टेज के अनबैलेंसिंग से क्या होगा कि एक तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी मोटर की, थ्री फेज मोटर की, और उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक थंब रूल है कि वोल्टेज के मोटर के टर्मिनल पे वोल्टेज की अनबैलेंसिंग 1% भी ना होनी चाहिए। अगर 1% भी वोल्टेज की अनबैलेंसिंग होगी तो 2.5% तक मोटर की इफिशियंसी कम होगी। ठीक है, अगर वोल्टेज की 1% भी अनबैलेंसिंग होगी तो आपकी परफॉर्मेंस मोटर की 2.5% तक रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, एक चार्ट है मेरे पास, एक 5 HP की मोटर है, उसका एक एग्जांपल है कि अगर उस 5 HP की मोटर में एवरेज वोल्टेज हम 230 रखते हैं, और अगर उसमें वोल्टेज की अनबैलेंसिंग 0.3% होती है, तो आपकी करंट की अनबैलेंसिंग कितनी होगी, 2.4%। और आपका टेम्परेचर उस मोटर का इंक्रीज होगा, वो होगा 1 से ज़्यादा। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपकी वही मोटर की, अगर आप की ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। ठीक है ना, अगर आप वही मोटर एवरेज वोल्टेज आप 230 रखो, और आपकी करंट की वोल्टेज की अनबैलेंसिंग 2.3% है, तो आपकी करंट की अनबैलेंसिंग कितनी हो रही है, 17.7%। और उस मोटर का आपको 11% तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है कि अगर वही सेम एवरेज वोल्टेज 230, अगर हमारी वोल्टेज की इंक्रीज 2.4% तक आपकी वोल्टेज की अनबैलेंसिंग होती है, तो करंट की अनबैलेंसिंग कितनी होगी, 40% तक, और उस मोटर का 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि मोटर की लाइफ भी कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी। अच्छा, देन हमारे पास आता है कि बाय यूजिंग एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, जिसको हम वीएफडीज भी कहते हैं। ठीक है, वीएफडीज बेसिकली क्या है कि हम वीएफडी से हम क्या करते हैं, बेसिकली हम वीएफडी से ये करते हैं कि हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम करके, और करंट भी हमारा कम हो जाता है। तो वीएफडी क्या करती है कि वीएफडी सेव्स यू मनी बाय रिड्यूसिंग द एक्चुअल मोटर स्पीड बाय लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रिक मोटर यूज। मतलब हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही हम करते हैं उसमें, जितनी हमें आउटपुट चाहिए, जितनी हमें स्पीड चाहिए, वही रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रखते हैं। इस हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, करंट कम होता है, और हमारी आउटपुट एनर्जी भी कम हो जाती है। ठीक है, ये वीएफडी बेसिकली बेल्ट्स वगैरह, गियरबॉक्स वगैरह में स्पीड कंट्रोल करने के लिए लगती है। ठीक है, अगर मोटर फुल स्पीड पे चलती है तो मोटर ज़्यादा जो है वो, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती और मोटर फुल स्पीड पे चल रही होती है, तो उससे क्या होगा कि हमारी एफिशिएंसी, हमारी जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम वीएफडी लगाएंगे तो हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, एम्पेयर कम हो जाएंगे, स्पीड कम हो जाएगी, और हमारी बिजली की बचत होगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि 25 हॉर्स पावर का फैन मोटर है, 25 हॉर्स पावर की, जो 23 घंटे दिन में चलती है।
अच्छा, तो लगातार 23 घंटे तो वो फुल स्पीड पे नहीं चलती, फुल कैपेसिटी पे। तो अगर वो फुल कैपेसिटी पे 2 घंटे चलती है, 75% कैपेसिटी पे 8 घंटे चलती है, 67% कैपेसिटी पे 8 घंटे चलती है और 50% कैपेसिटी पे 5 घंटे चलती है। तो वीएफडी लगी हुई है, तो वो हमारी एनर्जी जो है वो यूज़ होगी तकरीबन 32% तक हम एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं वीएफडी के? वीएफडी के एडवांटेज ये हैं कि वीएफडी से हमें जो है वो सब सिस्टम उसके अंदर ही होता है। वीएफडी के अंदर हमें कोई एक एडिशनल टेम्परेचर या प्रेशर या फ्लो के अलग कोई कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है या कोई सेंसर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो सेंसर्स वगैरह है, पूरी सर्किट वगैरह वो वीएफडी की एक डिवाइस होती है, उसके अंदर सब कुछ होता है, वही सारा काम करती है। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है? और जो है उससे ये होता है कि आपकी मोटर की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती हैं, आपकी बेयरिंग की लाइफ बढ़ जाती है, मोटर क्योंकि कम स्पीड में चलती है। और इसमें क्या है, वीएफडी ये खुद एक स्टार्टर है, तो मोटर के में कोई स्टार्टर एडिशनल स्टार्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बहुत ही मोटर क्या करती है कि टॉर्क को लिमिट करती है, ठीक है? स्टार्टिंग में, ठीक है, डायरेक्ट फुल स्पीड पे नहीं होती, वो स्टार्ट होती है स्लो स्पीड पे, फिर आराम से बढ़ती है। तो उससे हमें कोई स्टार्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और टॉर्क भी हम रिड्यूस करते हैं और मोटर पे कोई स्ट्रेस भी नहीं आता, ठीक है? अच्छा, और क्या है कि ये जो है डिफरेंट मल्टीपर्पज़ एप्लीकेशन का यूज़ होता है, फ़ैन, पम्प्स वगैरह में, ठीक है ना? मतलब हाँ, हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि एक ही वीएफडी को डिफरेंट फंक्शन के लिए, ठीक है? और इसमें क्या है, वीएफडी सेव मनी, वीएफडी पैसे बचाती है और एक कॉस्ट सेविंग है स्पीड कंट्रोल के लिए, ठीक है? अच्छा, डिफरेंट कंपनीज़ वीएफडीज़ बनाती हैं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक बनाती है, ये कुछ ड्राइव्स की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, एलन ब्रेडली बनाती है, मित्सुबिशी बनाती है, डिफरेंट कंपनीज़ बनाती हैं वीएफडीज़। ये बेसिकली वीएफडी की एक फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है। वीएफडी बेसिकली क्या करती है, ये जो हमारे पास यूटिलिटीज़ में पंप हाउस वगैरह होते हैं, वहाँ पे वीएफडीज़ यूज़ होती हैं। सही है ना? प्रेशर का मतलब वो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम उसको चलाते हैं। ठीक है? इसमें क्या होता है कि पहले इनपुट सप्लाई आती है, फिर रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, फिर हमारे पास फ़िल्टर डीसी बस लगी होती है जो फ़िल्ट्रेशन करती है डीसी को प्योर। फिर इन्वर्टर सेक्शन होता है, वो क्या करता है कि इन्वर्ट करके देन स्पीड को कंट्रोल, स्पीड कम ज़्यादा यहीं से इन्वर्टर सेक्शन से ही होती है, ठीक है ना? फिर ये क्या होता है कि हम एसी मोटर को देते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हमारी स्पीड की। अच्छा, देन इसके बाद आता है पावर फैक्टर करेक्शन। अगर हम अपना पावर फैक्टर करेक्ट करेंगे तो उससे भी हमारी मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पावर फैक्टर बेसिकली है क्या कि पावर फैक्टर इज़ अ रेशियो वर्किंग पावर टू अपरेंट पावर। पावर फैक्टर हमें बताता है कि हम मेजर करता है पावर फैक्टर बेसिकली कि हाउ एफिशिएंटली इलेक्ट्रिक पावर इज़ बीइंग यूज़्ड, कि कितना एफिशिएंटली इलेक्ट्रिक पावर यूज़ हो रहा है। कि जो हम पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पूरा यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई लॉसेस तो नहीं आ रहा। तो पावर फैक्टर हमें मेजर करके बताता है कि भाई हमारी जो है कितना एफिशिएंटली पावर यूज़ हो रहा है। उसके लिए हम कैपेसिटर से यूज़ करते हैं, तो ताकि हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो। हाई पावर फैक्टर सिग्नल्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जब जितना ज़्यादा पावर फैक्टर ज़्यादा होगा, हमारा इतना एफिशिएंटली पावर यूटिलाइज़ हो रहा है। और अगर लो पावर फैक्टर है तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी जो पावर है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो रहा, यूज़फुल वर्क में वो तब्दील नहीं हो रहा, ठीक है? देन हमारे पास आता है प्रॉपर मोटर साइज़िंग। मतलब प्रॉपर मोटर साइज़िंग ये है कि जब आप डिज़ाइन करते हो किसी की मोटर, किसी भी चीज़ के लिए आप मोटर लगाते हो, किसी भी काम के लिए इंडस्ट्री में, तो आप उसकी प्रॉपर मोटर साइज़िंग करें। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम देखें हमारा लोड क्या है, हमें क्या चीज़ चलानी है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से मोटर डिज़ाइन करें। ऐसा नहीं हो कि हमारी रिक्वायरमेंट कम है और हम बड़ी मोटर लगा रहे हैं, तो वो भी फ़िज़ूल है। क्योंकि हम प्रॉपर साइज़ की मोटर लगाएँगे तो इससे भी हम अपनी बिजली सेव कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है रीवाइंडिंग ऑफ मोटर्स। रीवाइंडिंग ऑफ मोटर बेसिकली जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मोटर की रीवाइंडिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले हमारी जो हम इसमें जो वाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, वाइंडिंग पेपर यूज़ करते हैं, इंसुलेशन जो हम पेपर यूज़ करते हैं ये माइका शीट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि जो है ना हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें। अच्छा, और इसमें एक चीज़ ये आती है कि अगर आप वाइंडिंग कॉस्ट आप देख रहे हैं कि वाइंडिंग कॉस्ट आपकी मोटर की कॉस्ट से 60% से ज़्यादा पड़ रही है, तो थंब रूल यही है कि मतलब कि आपको चाहिए कि आप न्यू मोटर परचेज़ कर लें, इससे अच्छा कि आप उस मोटर पे इन्वेस्ट करें, ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर आप मोटर की रिवाइंडिंग करवा रहे हैं, तो इस इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसी वेंडर से करवाएँ, उसी सर्विस सेंटर से कराएँ, जिस सर्विस सेंटर की ये जिस जगह की ये मोटर है, उनके सर्विस सेंटर से कराएँ, ताकि आपकी मोटर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। तो हम इससे हमारे जो है एनर्जी एफिशिएंसी लॉसेस भी रिड्यूस होंगे।
ठीक है। देन हमारे पास आता है मोटर मेंटेनेंस वर्क। देखो हर चीज़ की मेंटेनेंस, हर किसी चीज़ को, कोई भी इक्विपमेंट हो उसको मेंटेनेंस तो चाहिए। ठीक है। मोटर की मेंटेनेंस से क्या फ़र्क होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। मोटर में बेसिकली क्या मसला आता है, एक तो मोटर या तो बेरिंग खराब हो जाते हैं, या तो क्या होता है कि उसकी या तो वायरिंग जल जाती है। ठीक है, तो ये दो इश्यूज मेनली आते हैं मोटर में। तो बेसिकली हमारी, अगर हम मोटर की प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे टाइम टू टाइम, एक शेड्यूल बने हुए होते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में कि भाई इस तरह मोटर की जो है हमें मेंटेनेंस करनी है, कितने टाइम में करनी है, बेरिंग कितने वक्त में चेंज होंगे। तो उससे ये होता है कि हमारी इफ़िशिएंसी मोटर की बढ़ जाती है, और हमें जो है अनवांटेड जो है ना, हमें डाउन टाइम्स फेस नहीं करने पड़ते कि यार एक मेन मोटर है वही जल गई, तो हमें जो है अनवांटेड डाउन टाइम्स, हमें जो है सिस्टम वो बंद करना पड़ता है फॉर टेम्परे मतलब होता टेम्परेरी, लेकिन हमें थोड़ी बहुत वो हो जाती है कि यार ये मतलब मोटर अगर चली गई तो फिर क्या होता है कि हमारा सिस्टम रुक जाता है पूरा। अच्छा, 2 तरह की मेंटेनेंस आती है, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आती है, दूसरी आती है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज चेक करते हैं, कोई इम्बैलेंसिंग तो नहीं है, उसको मिनिमाइज़ करें, पीछे से वोल्टेज सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे। लोड को देखते हैं, एम्पीयर देखते हैं कि भाई तीनों फेज़ के लोड में कोई अनबैलेंसिंग तो नहीं है किसी वजह से। मोटर अलाइनमेंट चेक करते हैं कि मोटर में वाइब्रेशन तो नहीं है। लुब्रिकेशन, मोटर में अगर वो ज़रूरत होती है ग्रीसिंग वगैरह की, तो वो ग्रीसिंग टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं। और मोटर वेंटिलेशन, मतलब मोटर की जो फ़ैन वगैरह हैं वो सही लगे हुए नहीं लगे हुए, कोई इश्यू तो नहीं है, प्रॉपर मोटर गर्म तो नहीं हो रही, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। और दूसरा आता है प्रिडेटरी मेंटेनेंस। उसका पर्पस क्या होता है कि मोटर का टेम्परेचर लेना, वाइब्रेशन लेना। ठीक है, वो सब चीज़ें लेते हैं हम, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से मोटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई छोटा मसला है, उस वजह से भी बढ़ा होता है, कभी टर्मिनल की जो लीड है वो हीट अप हो जाती है, तो उस वजह से अगर हम ये चीज़ें वक्त में नहीं देखते तो ये हमें जो है मसला देखना पड़ जाता है इन फ्यूचर। इसीलिए अच्छा, फिर ये जो है हमारे पास एक मोटर मैनेजमेंट प्लान है। इसमें ये होता है कि ये शिफ्ट वाइज़, मतलब ये हर इंडस्ट्रीज़ में मतलब डिफरेंट बने हुए होते हैं। ये एक सैंपल है कि ये हम शिफ्ट वाइज़ देखते हैं कि भाई ये वोल्टेज कितने चलने हैं इस मोटर के, लोड एम्पीयर कितने चलने हैं, तो उस हिसाब से फिर हम डिसीज़न लेते हैं। इस पे पूरी मोटर की नेम प्लेट डेटा लिखते हैं हम, ठीक है? इस हिसाब से फिर हम डिसीज़न लेते हैं कि भाई इस मोटर मतलब ओके है मोटर, या कोई इश्यू है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको देखते हुए हम जो है फिर डिसीज़न लेते हैं। अच्छा, ठीक है, मोटर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ये हर मोटर का एक मैनेजमेंट प्लान बना हुआ होता है। वो उसमें ये होता है कि मोटर में मतलब एक ट्रैकिंग सिस्टम है। मोटर आई इस डेट को, ठीक है, कितने घंटे चल रही है, क्या वर्किंग आवर्स हैं उसके, लोड कितना आ रहा है उस पे, एम्पीयर वगैरह जो हमने पहले देखा। ठीक है, और मोटर में बेरिंग कब चेंज हुए। ठीक है, और मोटर के में वाइंडिंग अगर जली है तो वाइंडिंग कितनी बार हुई है। तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं। जो हम प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो करते हैं वो भी पूरा हम अपने में रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि फिर हमें जो है आसानी होती है कि भाई ये इस मोटर में कितनी बार मसला आ चुका है, क्यों आ चुका है, किस वजह से आ चुका है। फिर हम उस हिसाब से हम अपनी स्पेयर की प्लानिंग भी करते हैं कि भाई अगर खुदा ना खास्ता ये मोटर चली जाए तो हमारे पास स्पेयर अवेलेबल हो। कि भाई अगर मोटर को, ज़ाहिर बात है एक टाइम पीरियड होता है हर किसी चीज़ का, तो मोटर का भी एक टाइम पीरियड होता है कि वक़्त की मतलब एक डिप्रिसिएशन फैक्टर होता है कि भाई इतने साल के बाद ये चीज़ चेंज करनी है, तो उससे हमें आसानी होती है। इस तरह के एसडी कार्ड्स बने हुए होते हैं। बेसिकली ये एक सैंपल है, इस तरह के अलग-अलग एसडी कार्ड बने हुए होते हैं कि भाई ये जो है किस डेट को वही क्या मसला आया था, क्या फ़ॉल्ट निकला, एक्टिविटीज़ क्या परफ़ॉर्म की, किसने काम किया, सुपरवाइज़ किसने किया, मतलब ये सब चीज़ें रिमार्क्स देने पड़ते हैं कि आफ्टर जो है रिपेयरिंग जो है मोटर सही से मतलब काम करी, एम्पीयर ले लेते हैं भाई, इतने एम्पीयर ये लिया है। ये एग्ज़ाम्पल है जस्ट। अच्छा, देन एक केस स्टडी है कि एक हाई एफिशिएंसी मोटर कितनी सेविंग करती है बनस्पत स्टैंडर्ड मोटर के। ठीक है, ये एक 50 एचपी की मोटर है, 1800 आरपीएम, और एक टू वन 50 एचपी और दो 25 एचपी की मोटर है। ठीक है ना, इस पे एक स्टैंडर्ड मोटर है, एक एक है हमारी एनर्जी एफिशिएंट मोटर। तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड मोटर में कोई एनर्जी एफिशिएंट नहीं हुई, और एनर्जी एफिशिएंट मोटर में 50 एचपी वाली में 2829 2829 किलोवाट आवर पर आवर की हम बचत की है। एक एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और एक ये दो 25 एचपी की मोटर है, 1800 आरपीएम, उस पे हम कितनी बचत कर रहे हैं, 958 किलोवाट आवर पर डे। तो ये फ़र्क है स्टैंडर्ड मोटर एनर्जी एफिशिएंट मोटर में। अच्छा, देन हमारे पास आता है कि हम एनर्जी एफिशिएंट थ्रू लाइटिंग किस तरह कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, या इंडस्ट्रीज़ में, या बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा लाइटिंग यूज़ होती हैं। ज़ाहिर बात है ये भी मेन पार्ट है इंडस्ट्री का, लाइटिंग भी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट है। Lighting is also a main area industries where energy
वेयर वी कंजर्व एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये क्या होता है कि हम लाइटिंग में डिफरेंट सेंसर यूज़ करें, और हम खुद भी टर्न ऑन लाइट करें जब ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि लाइट चली भी और हमें काम नहीं हो और हम बंद भी नहीं कर रहे, ठीक है। हम एलईडी लैंप्स यूज़ करें, जो हमारी इनकैंडेसेंट लैंप या हमारे फ्लोरेसेंट लैंप की जगह हम एलईडी लाइट यूज़ करें। रेट्रोफिट ओल्ड लाइटिंग सिस्टम टू सेव एनर्जी एंड इम्प्रूव लाइटिंग क्वालिटी। रेट्रोफिट मतलब ये है कि हम जो है हमारा सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज करके हम एनर्जी फिशिएंट लाइटिंग की तरफ ले आए, जो हमारा पास पुराना सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। यूज स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम। स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम में बेसिकली हमारे पास कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लाइट बंद या ऑफ, ऑन या ऑफ करना भूल जाते हैं, तो हम उस उधर हम सेंसर्स लगा दें, जो कि जैसे हमें दिन के वक्त जहाँ रोशनी चाहिए होती है, रात की रोशनी चाहिए होती है, चाहिए होती है एरिया में, तो ऑटोमेटिक एक टाइम हो, जैसे सुबह वो जल जाए और सुबह में हम बंद करना भूल जाते हैं, तो वो जैसे ही रोशनी आए, जैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में फोटो सेल वगैरह यूज़ होते हैं, तो फोटो सेल बेसिकली वो ऑटो काम करते हैं। उसमें कॉन्टेक्टर लगा होता है, वो कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ विद द हेल्प ऑफ सिग्नल जो है वो कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सोलर सोलर सिस्टम यूज़ करें लाइटिंग के लिए, तो उससे भी हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा, देन आता है एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू एयर कंप्रेसर्स। एयर कंप्रेसर्स बेसिकली जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम वगैरह में एयर चाहिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें एयर चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या होता है, किस तरह एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि हम रेगुलरली इंस्पेक्शन एंड रिपेयर सिस्टम, इंस्पेक्शन रेगुलरली करते रहें कि कोई लाइन लीक तो नहीं, कहीं कहीं से हमारी एयर लीक तो नहीं हो रही, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल रही है नहीं मिल रही, तो प्रॉपर इंस्पेक्शन और लाइनिंग की, कहीं से लाइन लीक तो नहीं हो रही, लाइन लीक हो रही होगी तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी। कंटिन्यूअली मॉनिटर कंप्रेस एयर सिस्टम, मतलब हम कंप्रेस एयर कंटिन्यू मॉनिटर करते रहें कि भाई ये इतनी एयर बना रहा है, इतना प्रेशर बना रहा है, आगे इतना प्रेशर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, बीच में कोई लाइन लीक तो नहीं। अपग्रेड योर कंप्रेसर फिल्टर्स, फिल्टर्स को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए, जो भी उसकी एक डेट होती है, टाइम होता है कि कितने वक्त में चेंज करने पड़ते हैं, जो भी स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हुए हमें अपग्रेड करना चाहिए टाइम टू टाइम। सेट फिल्टर अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड प्रोसेस। सेट प्रेशर, प्रेशर हमें वही रखें जो हमें रिक्वायर्ड प्रोसेस है। कभी कभी ये होता है कि हम प्रेशर, हमारी रिक्वायरमेंट कम होती है लेकिन हम बढ़ा देते हैं, तो उस पर भी एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। एयर आउटपुट ऑफ कंप्रेसर पर इलेक्ट्रिसिटी इनपुट मस्ट बी मेजर। अच्छा, मतलब एक होता है कि हमारी जो कंप्रेसर की एयर आउटपुट होता है और उसमें हमारे कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे होते हैं, हमारे पास एक डेटा लिखा होता है, तो हम उसको रेगुलर इंटरवल में चेक करते हैं कि वही यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, कि कोई किसी वजह से ऐसा भी होता है कि जो है जैसे जैसे कंप्रेसर पुराने होते हैं, तो उसमें ये होता है कि यूनिट ज़्यादा कंज्यूम हो रहे होते हैं, फिर हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी अंदर कोई सी ख़राब हो जाती है जो हमें पता नहीं चलता, तो हमें उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें यूनिट्स जो है वो हमें कैलकुलेट करने चाहिए, ताकि फिर हमें पता लगे कि भाई किसी वजह से यूनिट्स बढ़ तो नहीं रहे। अच्छा, ये है कि पाइपलाइंस वगैरह जो है वो लीकेज वगैरह, वही बात आ गई, चेक करनी चाहिए, इससे भी हमारी एयर की वेस्टेज कम होगी और हम एनर्जी इफिशिएंट कंप्रेसर से एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम बना सकते हैं। ये कुछ पॉइंट लिखी हुई है कि जब हम एयर कंप्रेसर खरीदने जाएँ तो क्या करें, प्रॉपर साइज़ का कंप्रेसर हो, टैंक जो हमें रिक्वायरमेंट है उसी साइज़ का हो, टूल्स कौन-कौन से चाहिए उसके लिए हम वो ले लें, ठीक है ना। अपना क्या बोलते हैं, कंपनी, अच्छी कंपनी चूज़ करें, मतलब डिफरेंट पॉइंट लिखी हैं, कितने हॉर्स पावर की हमें, कितने कितना लोड का हमें चाहिए कंप्रेसर, वो सब चीज़ें हम देखते हुए जो है ना वो हम फिर डिज़ाइन करते हैं, लेते हैं नया कंप्रेसर। एयर कंडीशनिंग, बेसिकली एयर कंडीशनिंग कंडीशनिंग भी एक जो है मेजर पार्ट है इंडस्ट्रीज़ का। उसमें ये होता है कि हम हमारे इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है, क्लोज डोर एंड विंडोज़ व्हाइल रनिंग। ये जब हमारी एयर कंडीशनिंग चल रहा हो, एसी चल रहा हो ऑफिस वगैरह में, तो हमें चाहिए कि दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें अपनी। हम जो है वो जो विंडो फ़ैन होते हैं वो उसको हम ऑफ रखें, जो हमारे सीलिंग फ़ैन है उसको हम भले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यूज़ डबल डोर, हम डबल डोर हमें यूज़ करने चाहिए। फॉल्स सीलिंग और रूफ प्रॉपर हो, ऑटोमेटिक डोर क्लोज़र लगे हुए हैं, अगर कोई अंदर आ रहा है तो ऑटोमेटिक डोर क्लोज़ हो जाए, ताकि हमारी जो है कूलिंग वेस्ट ना हो। एयर कर्टेन्स कर्टेन्स लगे हुए हों, ठीक है, और विंडोज़ अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हों, और सन फ़िल्म्स लगी हुई है विंडोज़ पे, ताकि हमारी जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट ना हो। ठीक है, देन हमारे पास आता है कि स्पेसिफिक पावर कंजप्शन ऑफ कंप्रेसर शुड बी। अच्छा, पावर, वही बात आ गई जो हमने डिस्कस की थी उसमें कंप्रेसर्स में, कि हम पावर कंजप्शन जितनी हमारी हो रही है एसी में, उसको रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहें कि आया ये वही यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो वक्तन ब वक्तन हमें एयर कंडीशनिंग की सर्विस करवानी चाहिए, जो हमारी फ़िल्टर्स वगैरह लगी हुई होती हैं उसमें उसको क्लीन करने चाहिए, ठीक है।
अच्छा सिस्टम, अच्छा एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा, वो क्या करेगा कि हमारी एनर्जी एफिशिएंट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम डक्ट प्रॉपर्टी सील होंगी तो हम उससे 10 से 15% तक एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं। अच्छा, डीजल जनरेटर बेसिकली इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं कि पावर फेलियर होता है तो उस वक्त वो काम आते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको जो है डीजल इंजन को रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, उसमें ये जो फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं उसकी प्रॉपरली जो है क्लीनिंग वगैरह होनी चाहिए, प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेक होने चाहिए। वहाँ पे जहाँ पे डीजल जनरेटर लगा हुआ है उस वहाँ जो हमारे इलेक्ट्रिकल बैटरी लगी होती है उनको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि वोल्टेज प्रॉपर दे रही है नहीं दे रही। ठीक है, इसके अलावा ये कि हमें करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, अगर कोई इश्यू हो तो उसको हम वक्त पे चेंज कर दें। जो एयर फिल्टर्स लगे होते हैं डीजल जनरेटर में उसको प्रॉपरली क्लीन कर उसको प्रॉपर चेंज करने चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, बस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक के हवाले से तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको आपके जवाब मिल जाएँ। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए जिस पे मैं बनाऊँ, जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करूँ, तो काइंडली वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। शुक्रिया।